मैं के शर्मा जी से इसका जवाब ले लीजिए। के शर्मा जी, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उस पर जवाब दें आप। नहीं, उनको आज मुफ्त की रेवड़ी लग रही होगी, लेकिन जब ये खुद एक पार्टी में थे और मुफ्त का पूरा आम आदमी पार्टी जब वो चला रही थी, तब इनको उसकी प्रशंसा करते गीत गा रहे थे। तो आज इनको ये लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे आज वो एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बात कर रहे हैं। खैर, मैं तो किदवई साहब की एक चित्रा, बात क्या मैं टिप्पणी कर सकता हूं? किदवई साहब ने कहा कि यूपी यानी सर नहीं, ठीक है, मैं बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं लौटूंगी आशुतोष जी आपके पास। एक वक्त की बात ये भारतीय जनता पार्टी की बुरी आदत है कि वो पर्सनल टिप्पणियां करने लगते हैं। इन लोगों को दरअसल ये किस शाखा में सिखाया गया है? ये पर्सनल टिप्पणी नहीं है, ये आपका नहीं, ये आपका बैकग्राउंड है सर, ये आपका बैकग्राउंड है। आप लोगों की और आप बैकग्राउंड में ये कर चुके हैं। बात करते हैं, हो सकता है परिवार वालों ने आप किसी तरीके से परवरिश की हो सकता है आपके परिवार वालों ने मुझे किस शाखा में सिखाया गया है इस पे मत आइए। आज आपकी वो बदल रही है, ठीक है, आप लोगों की यही गंदी आदत है। मैं अपनी बात आपको किस शाखा में सिखाया गया है आपकी आलोचना करिए। आप व्यक्तिगत टिप्पणी पर उतर आते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। नहीं, ये आपका काला अतीत आपके सामने ठीक है, आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं आएंगे क्या? आप किस शाखा में? व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं जाते हुए मुद्दे पर लौटते हैं। ठीक है, के शर्मा जी, ठीक है। ये लोग बदतमीजियां करते हैं दरअसल। हाँ, मैं इतने केवल किदवई साहब को मैं एक बात कहना चाहता हूँ मात्र, कि किदवई साहब ने एक आकलन किया मध्य प्रदेश पर। उन्होंने कहा महिलाओं का ज्यादा वोटिंग होना इस बात को दर्शाता है क्योंकि वहां पर ट्राइबल पर बहुत अत्याचार हुए। लेकिन यही बात यदि मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बोलूं कि जिस ढंग से दंतेवाड़ा में जो है 12 साल की बच्ची के साथ कितने बलात्कार की घटनाएं छत्तीसगढ़ के ट्राइबल इलाके में हुई, तो किदवई साहब की भाषा बदल जाएगी। वो कहेंगे नहीं साहब, यही बात यदि मैं राजस्थान के संदर्भ में कहूं तो किदवई साहब को बदल चित्रा कि नहीं साहब ऐसा नहीं है वहां पर, इसलिए महिलाओं का बड़े एक मिनट आप मुझे पूरा कर लेने दीजिए। तो तब ये नहीं कहेंगे कि ये महिलाएं बढ़ चढ़ के वोट दे रही है, एंटी जा रहा। सच्चाई ये है चित्रा जी कि आज लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,32,00,000 मेरी बहनें जो हैं मध्य प्रदेश की वो लाभान्वित हैं और बाकायदा उनको किस्तें मिल चुकी हैं और वो अपने अपने स्वरोजगार में लगा चुकी हैं। 1,32,00,000 महिलाएं। और पिछली बार हमको केवल 2,72,00,000 महिला वोटर्स हैं। आंकड़ा ये बताता है 2,72,00,000 महिला वोटर्स हैं। उसमें से आधे को अगर आपने फायदा पहुंचा दिया है तो आधी आप लोगों के लिए मुश्किलें ना कर दे, ये भी तो हो सकता है ना के शर्मा जी। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं अब ऐसा है चित्रा जी, मैं भी आंकड़ा आपको बताता हूं। 2,88,00,000 वहां पुरुष मतदाता हैं, 2,78,00,000 महिला मतदाता हैं, 29 लाख नए मतदाता हैं, 5,60,00,000 टोटल मतदाता है। मैं भी आंकड़ा आपको बता सकता हूं। लेकिन मैंने जो बात कहा कि आज जो खासकर जो लाभार्थी वर्ग है वो ग्रामीण क्षेत्रों का है, जहां आप सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत दिखा रही है। सबसे ज्यादा आपकी रिपोर्ट ही कह रही है कि सबसे ज्यादा वोट वहीं ग्रामीण क्षेत्र में पड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं निकलकर वोटिंग कर रही हैं और इसी बात के लिए कर रही हैं क्योंकि उनको जो लाभ में जो महिला सशक्तिकरण हुआ, जो उन लोगों को स्वरोजगार करने का मौका मिला, आज वो अपने इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रही है। मैं केवल 1,56,00,000 इसलिए आपको गिनाया कि पिछली बार हमको वहां टोटल मध्य प्रदेश में 1,56,00,000 मिले थे, जो कि कांग्रेस से 50,000 ज्यादा वोट थे। हम सीट में जरूर कम हुए लेकिन वोट में हम ज्यादा थे, 50,000। आप आज समझिए कि 1,32,00,000 केवल लाभार्थी हैं। यदि हमें इसलिए आज महिलाओं का इतना जो वोट आ रहा है ये दिखा रहा है हमको कि भारतीय जनता पार्टी वहां मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है और महिला मतदाता और साथ में जिस ढंग के डेवलपमेंट के कार्य हुए, किसानों को जो 5,000 रुपए केंद्र सरकार ठीक है जो है राज्य सरकार भी देती है, 12,000 रुपए उनको मिलते हैं। वो कह रहे हैं ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोटिंग होना और महिलाओं का बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेना ये बताता है कि बीजेपी की बन रही है सरकार, वो दावा कर रहे हैं रशीद किदवई जी। और आप पर भी टिप्पणी की है, उस पर भी जवाब। जी देखिए चित्रा, बात साफ है। मैंने खुलेआम कहा, बात वही कह रहा हूं कि जो
आदिवासी लोग हैं उनपे जो है उनके खिलाफ, ये तो फैक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फिगर है, जो उनके खिलाफ जो अपराध के मामले हैं वो बहुत ज्यादा है, और वो कांग्रेस के शासन में भी रहते हैं और भाजपा के शासन में भी है। तो लोग ये चाहेंगे कि महिलाओं पे जो अत्याचार है, जो अपराध के मामले हैं, उसमें कमी आए। 80% लोग जो है अपराध करके निकल के बच के निकल जाते हैं। ये कांग्रेस के शासन में भी होता है, भाजपा के शासन में भी होता है। मैं ये बात खुल के कह रहा हूँ शर्मा जी। दूसरी बात देखिए, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो देखिए आप ये भी देखिए चित्रा, जो बात हो रही है शेड्यूल ट्राइब की, जो 47 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, 2018 के चुनाव में 30 सीटें वहां कांग्रेस को मिली थी। तो ये बात जो वेलफेयरिज्म है, या केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये 2018 में भी थी। शिवराज जी ने जन्म से मृत्यु को लेकर के जो 16 जो स्टेजेस होती हैं जीवन की, उसके हर एक के लिए उन्होंने स्कीम चला रखी है। हर बार वो लाते हैं, कोई कन्यादान स्कीम है, कोई बहुत सारी स्कीम है और सफल स्कीम है। लेकिन केवल स्कीम की बात नहीं होती है, राजनीति में बहुत से दूसरे भी फैक्टर होते हैं। बात आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा यह कि शिवराज जी क्या वो उस टीम में है, क्या वो नॉन प्लेइंग कैप्टन है, क्या वो 12th मैन है, इसी को लेके कोई बात साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। मैं अब सीधे तहसीन पूनावाला जी आपके पास आते थे। देखिए 2018 में आ रही हूँ शर्मा जी, एक बार उनकी भी बात हो जाए, एक बार उनकी भी बात हो जाए, ठीक है, तहसीन पूनावाला की भी बात हो जाए, उसके बाद ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा मैं पूछ लूंगी। लेकिन 2018 में तहसीन पूनावाला जी, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्टिंग के दौरान मैंने ये पाया था, चाहे व्यापम घोटाला का मामला हो, उसका बहुत ज्यादा असर था, सरकार के खिलाफ नाराजगी थी। चाहे मंदसौर में किसानों के ऊपर जो गोलीकांड हुआ था, उसको लेकर शिवराज सरकार से नाराजगी थी। सवर्णों के आरक्षण का मुद्दा भी बढ़ चढ़कर यहां पर उठा था। ये 3 मुद्दे मुझे आज भी याद हैं, अलग अलग हिस्सों में किस तरह से व्यापक पैमाने पर असर डाल रहे थे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 47,000 वोट ज्यादा मिले। ये अलग बात है कि आपको, कांग्रेस को 114 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली। लेकिन इस बार वो कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है जिसके कारण शिवराज सरकार को हटाकर यहां पर कमलनाथ सरकार को बनाने का काम यहां की जनता की ओर से किया जाएगा? क्योंकि अब आधे घंटे और बाकी हैं वोटिंग में, मुझे लग रहा है कि इस बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। वो कौन से मुद्दे होंगे? क्योंकि कतारों में जो वोट देने वाले लोग हैं वो तो लगे हुए हैं, वो तो अभी देख नहीं रहे होंगे। कौन सा मुद्दा है जो लग रहा है कि कमाल कर जाएगा कमलनाथ के लिए? बेरोजगारी का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, और कोई भी डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। बीमारू स्टेट में आज भी मध्य प्रदेश है, और जो रिपोर्ट्स है सरकारी, केंद्र सरकार की रिपोर्ट वो बताती है कि मध्य प्रदेश का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो सबसे खराब रहा है। तो इन हिसाब से कमलनाथ जी के जो स्कीम है, जो उन्होंने बताया है, खास करके कमलनाथ जी एक सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर एआई ले आएंगे, न्यू डिजिटल इंडस्ट्री ले आएंगे। इसके बारे में भाजपा को कुछ समझ में नहीं आती, बात ही नहीं कर पाती भाजपा इन चीजों पर। तो भाजपा आज मेन मुद्दा क्लिंचर क्या है? मिश्रा जी जो आज उन्होंने पाकिस्तान की बात की। देखिए जब भाजपा पहुंचती है दाऊद, पाकिस्तान, उनके स्टेजेस होते हैं। मैं आपको समझा देता हूं चित्रा जी, 10 सेकंड देना। पहला उनका सबसे कम स्टेज होता है शशि थरूर। शशि थरूर मतलब बीजेपी थोड़ी सी तकलीफ में है। फिर आते रॉबर्ट वाड्रा, मतलब तकलीफ में आ रहे हैं। फिर उनको याद आता है दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान। जब पाकिस्तान पे पहुंच जाती है बीजेपी, मतलब बीजेपी पूरी तरह से चुनाव हार रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को जबरदस्ती ले आते। तो आज जब इन्होंने पाकिस्तान को ले आए मुद्दे इस चुनाव के अंदर, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट क्यों लेकर आ रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूं भाजपा के स्टेजेस है। अगर भाजपा शशि थरूर को लाते हैं थोड़ा सा चुनाव में गड़बड़ है, उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा को लाते हैं, अरे वाड्रा का लेना न देना वहां। अरे सर क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? इनके स्टेजेस है, ये स्टेजेस है अटैक करने के। फिर आ जाता है अगर दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान आ गया तो भाजपा पूरी तरह से चुनाव हार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे, उसके बाद अपने मेहमानों के पास में जाऊंगी। बड़ी खबर यह है, मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और जो आंकड़े हैं 70.99% मतदान हुआ है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मध्य प्रदेश में शहरी जनता, खासतौर से भोपाल इलाके की जनता कम तादाद में निकली है, ग्रामीण क्षेत्रों की जनता बड़ी तादाद में निकली है। ये जो 70.99% वोटिंग की खबर सामने आई है, इसमें महिलाओं का प्रतिशत क्या ज्यादा रहता है, जैसा कि हमने दोपहर 3 बजे तक की स्थिति देखी थी, या फिर बराबरी पर रहता है या कम रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, जिसके जरिए कम से कम एक आकलन लगाया जा सकता है, अनुमान की किसकी बन सकती है सरकार, इस बारे में कोई बातचीत हो सकती है। आपको बताते चले 74.98% रहा था 2018 में,
74.98% रहा था 2018 में, लेकिन इस बार 5 बजे तक तकरीबन 71% वोट पड़ चुके हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि शाम 6 बजे तक जब फाइनल आंकड़ा सामने आएगा तो वो 2018 के रिकॉर्ड को तोड़ देगा? छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है 67.34% वोटिंग हुई है। 67.34% छत्तीसगढ़ से खबर निकलकर सामने आई है। के शर्मा जी, उनकी बातों पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। और वोटिंग प्रतिशत ऐसा लग रहा है कि 2018 के आंकड़े से थोड़ा इस बार ज्यादा रह सकता है। के शर्मा जी, चिंता की बात है, खुशी की बात है? क्योंकि 2013 के मुकाबले 18 में 2% जब वोट बढ़े थे तो सरकार बदल गई। नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि यदि ये वोट परसेंटेज 75 के ऊपर भी जाए तो भी हमारी जीत और जो है मजबूती से होगी, क्योंकि जितना वहां वोट प्रतिशत यानी ज्यादा वोटिंग होगा भारतीय जनता पार्टी को उतना लाभ होने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हम ये पहले से ही हमें लग रहा था, क्योंकि इस बार वोट प्रतिशत बढ़ेंगे, क्योंकि महिला वोटर्स बड़ी तादाद में निकल कर बाहर आई हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत होगा। लेकिन मैं अभी एक सुन रहा था कि यहाँ पर कुछ मुद्दे बताए जा रहे थे। ये मुद्दे तो वहां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नहीं बोल पा रहे हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से बैठ के बोल रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है, एक दिन भी इस पर कभी बात किया हो उन लोगों ने, सिवाय वहां कुर्ता फाड़ राजनीति, जो कि पूरे देश ने देखा कि किस जगह से किस तरह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए, अपशब्द कहते हुए कुर्ता फाड़ राजनीति की बात करते रहे। और कोई वहां पर, अभी मैंने इनसे पूछा कि 2 से तीसरा नाम बता दो, तीसरा नाम नहीं बता पा रहे यहाँ पर। आज वहां पर हालात ये हो गए थे कि राहुल गांधी को मना करना पड़ा कि मत आइए यहाँ रैली करने के लिए, और वो गए भी नहीं बाद में। तो आज ये स्थिति वहां पर बनी हुई है। कांग्रेस का एक नेता वहां पर कमलनाथ सभा नहीं कर पा रहे हैं। 8 दिन छिंदवाड़ा में बिताना पड़ा है अपनी सीट बचाने के लिए कमलनाथ को। 5 दिन आप तो स्वयं चित्रा जी घूमी, आपको तो जानकारी भी होगी। 5 दिन पहले और दीपावली के बाद वो कमलनाथ दूसरी क्षेत्र में निकल तक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी सीट फंसी दिख रही है। तो मैं आज ये कह रहा हूं कि वहां पर जो यही यहाँ पर बैठ के गा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, ऐसे कहानी वैसी कहानी, मुझे आश्चर्य हो रहा है। ये तो पूरे मध्य प्रदेश की आधे कांग्रेस के नेता नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कोई मुद्दा कांग्रेस स्टैंड ही नहीं कर पाई वहां पर, सिवाय हमारे डेवलपमेंट, महिला सशक्तिकरण, किसानों के लिए जो काम हुआ, जो सिंचाई का रकबा वहां पर बढ़ा, जिस ढंग से किसानों का वहां पर मदद किया है सरकार ने, शिवराज सरकार ने, आज उनको 12,000 रुपए जो मिल रहे हैं, जो स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि हुई है। चित्रा जी, अगर मन की बात हो गई तो मुद्दों में ही तहसीन पूनावाला जी, लेकिन महिलाओं के मद्देनजर आपको आखिरी वक्त में घोषणाएं तो करनी पड़ी ना, छत्तीसगढ़ में भी 15,000 रुपए हर साल देने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी यहाँ पर कर रही है तो कांग्रेस उससे पीछे है। देखा देखी ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को मात देने की कोशिश लगी हुई है दोनों ही पार्टियों के भीतर। चित्रा जी, मैंने हमेशा सुना है कि जो मन की बात होती है वो लंबी और खोखली होती है, काम की बात शॉर्ट और सटीक होती है। तो मैं काम की बात करूंगा। कल ही मेरे कमलनाथ जी से बात हुई, भोपाल में थे, आज छिंदवाड़ा गए वोटिंग के लिए। सबसे पहली बात कल की बात है, कल सुबह मेरी बात हुई। तो ये कौन से कहाँ की बात करें मुझे नहीं पता। दूसरी बात, बिल्कुल पाकिस्तान, दाऊद इब्राहिम, कोई भी टॉपिक पर कांग्रेस नहीं गया है। मैं खुद रोज कमलनाथ जी से बात करता हूँ, क्यों जाए इनके मुद्दों पर, क्यों खेले? पाकिस्तान, हिजाब, पैलेस्टाइन, ये मुद्दे ही नहीं। मध्य प्रदेश के मुद्दे उस पर कांग्रेस सटीक रहा है। कांग्रेस ने अर्जुन की तीर की तरह उसको मारा है और उस पर कांग्रेस जीत रही है। के एक विधायक के सभा में फिलिस्तीन के मुद्दे पर 2 मिनट का मौन रखा गया, इसराइल का मुद्दा लेकर आया गया। तो ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी कम है। तहसीन पूनावाला जी, उसको कहा गया ये नहीं करना है क्योंकि कोई भी पोलराइजेशन नहीं चाहिए। तीसरी बात, और इससे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। देखिए, कांग्रेस ने 5, 6, 7 गारंटीज हर स्टेट में दे दी है। ये गारंटीज जो है कांग्रेस की गारंटीज है और कांग्रेस ये चुनाव गारंटीज पे जीत रही है। गारंटीज वेलफेयरिज्म पर है। कांग्रेस वेलफेयरिज्म में मानती है। भाजपा कह दे कि गलत है और भाजपा वेलफेयरिज्म कह दे कि नहीं। जो चीज को भाजपा रेवड़ी कहती है खुद करती है, कांग्रेस वेलफेयर में मानती है। ये एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट बना रहेगा। इसका मतलब है मेरिट पे लोगों पे नौकरी में नहीं, लोगों को सत्ता मिलेगी। जब अपनी बात हो तो फिर वो कल्याणकारी योजनाएं हो जाती हैं, जब वो दूसरों की बात हो तो फ्री की रेवड़ी हो जाती है। अब बीजेपी कांग्रेस के नेता आपस में मिल बैठकर तय कर लें कि फ्री में अगर जो चीजें दी जाती हैं वो कल्याणकारी है, लोगों के कल्याण के लिए है, या फिर मुफ्त की वो रेवड़ी है। लेकिन इन सब से इतर जाते हुए आपको बताते चले, मध्य प्रदेश की जनता ने, खासतौर से ग्रामीण अंचलों की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। यही कारण है कि शाम 5 बजे तक का आंकड़ा 71% का है, यानी कि 70.99% का। जबकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर 67.34% मतदान हुआ है। अब इसका किसके लिए ज्यादा पड़ेगा असर? क्या बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी
कि 2003 से ही 1.5 सालों को 2018 की छोड़ दे तो लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान 2005 से मुख्यमंत्री, क्या उनके दावे में दम दिखता है? बीजेपी वापसी करेगी या फिर कांग्रेस पार्टी बाजी मार ले जाएगी? छत्तीसगढ़ में आगे क्या होगा? भूपेश बघेल जो सरकार में प्रचंड तरीके से वापसी का दावा कर रहे हैं या फिर बीजेपी जो दावा कर रही है सरकार बनाने का, उसमें दम है? इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।